ये हार्डनेस, लस्टर मतलब शाइनिंग सरफेस, ये सारे पढ़ लिए। फिर हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी एयर में ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था कि मेटल और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड एसिडिक या बेसिक इन नेचर? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि कुछ मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, वो एयर में रखते ही तुरंत दे रिएक्ट विद एयर एंड फॉर्म ऑक्साइड। सोडियम है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी नॉट मैग्नीशियम, पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, लिथियम है तो लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या सारे मेटल उतने ही फास्ट करते हैं रिएक्शन ऑक्सीजन से? तो आंसर है नहीं। कॉपर को आपको जलाना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्शन करता है, थोड़ा बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ती है। मैग्नीशियम को भी बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, उनको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। एल्यूमिनियम भी करता है पर इतना फास्ट नहीं करता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब उसमें हमने क्या देखा था कि जो आयरन होते हैं, अगर उसका पूरा बड़ा सा टुकड़ा लोगे तो रिएक्ट नहीं करता है, तो अगर आयरन फिलिंग लोगे, स्मॉल स्मॉल भूसा लोगे उसका, और फिर उसको जलाओगे, आग लगाओगे, तो वो तुरंत रिएक्शन कर लेगा। हम देखा था ना वो। तो उससे हमें क्या सीखने को मिला कि कुछ मेटल ऑक्सीजन से जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, कुछ थोड़ा एफर्ट लगाने पे, और कुछ तो पूरे तुमको टुकड़े करने पड़ेंगे, है ना, तब जाके रिएक्शन करेंगे। तो हमने क्या देखा कि सब मेटल की रिएक्शन करने की क्षमता भी अलग अलग होती है, कोई फास्ट करता है, कोई धीरे करता है, ठीक है। और कोई तो है जो रिएक्शन करता ही नहीं है ऑक्सीजन से, उसमें कौन आता है? सिल्वर और गोल्ड। किसी ने कहा सिल्वर तो करता ही है, और कोरोजन। जब मैं कोरोजन बोलता हूं तब आप समझो, सिल्वर का कोरोजन मतलब सिल्वर प्लस ऑक्सीजन नहीं होता है। सिल्वर, ऑक्सीजन, हवा में एक दो सब्सटेंस और होते हैं, उन सभी की रिएक्शन कहलाती है उसका कोरोजन। तो बिना सब सामान, अगर अकेला ऑक्सीजन होगा तो सिल्वर कोई मतलब नहीं उससे, साथ में उसको सल्फर भी चाहिएगा, वो सब चीजें मिलेगी तब जाके रिएक्शन होगी। यहाँ हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो अकेले ऑक्सीजन से सिल्वर रिएक्शन नहीं करता, अकेले ऑक्सीजन से गोल्ड भी रिएक्शन नहीं करता। मतलब अगर आपके पास चांदी के गहने हैं और आपने उसको एक रूम में रखा जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, तो वो उस पर कभी कोई वो ब्लैक डॉट नहीं आएंगे। अगर हम उसको हवा में रखा है, तो हवा में नॉर्मल एयर में क्या होता है? हवा में सल्फर डाइऑक्साइड भी है, हवा में ऑक्सीजन भी है, और सिल्वर भी है, तीनों चीजें आ गई, तब वो रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो प्योर ऑक्सीजन से सिल्वर एंड गोल्ड डोंट रिएक्ट, ठीक है। अच्छा, तो हमने वो देखा था। अब हम पढ़ेंगे, एक वर्ड आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, अब हमको वो देखना है, ठीक है। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, मेटल ऑक्साइड किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की, राइट है। इसका मतलब बेस है तो वो किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से। बात समझ में आई, राइट है ना। देखो मैं जाना ना, हमेशा कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे केमिस्ट्री में, इसलिए केमिस्ट्री चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। एक ऐसी मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करती है। इट शोज बोथ बोथ नेचर। वो एक्सेप्शन आ गया मेटल ऑक्साइड में, और वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Some metal oxide, such as aluminum oxide, zinc oxide, they both are acidic as well as basic in nature. Such metal oxide react with both acid as well as base to produce salt and water. Those are known as amphoteric oxide. So amphoteric oxide are those metal oxide which shows both basic nature and acidic nature. इसके हमारे बुक में दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड, ध्यान रखना। ये रिएक्शन भी दी हुई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। HCl एसिड है, तो यहाँ अगर यहाँ पे एसिड है तो ये बिहेव करेगा लाइक बेस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस एसिड, ओके, HCl गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2। हम जानते ही हैं एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट और ये वाटर। वाटर तो आपको मालूम ही है H2O होता है। अगेन, अब NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम OH हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस हो गया, तब ये बिहेव करेगा एसिड के जैसे। तो अगेन एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो H2O वाटर। और यहाँ पे जो सॉल्ट मिलता है उसका नाम होता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। अगर यहाँ पे Zn आएगा तो लोग बोलोगे सोडियम जिंकेट, क्या बोलोगे? ठीक है। और ये नाम ध्यान रखना, इसके ऊपर सीधा सीधा आता फिल इन द ब्लैंक, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट, सीधा आपका फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बस समझ में आ गई। तो
कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी है जो दोनों बिहेवियर शो करती है, एसिडिक बिहेवियर प्लस बेसिक बिहेवियर, दोज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ये एम्फोटेरिक वाला। सीधे सीधे डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है ये बात? डन। अब देखो नेक्स्ट, हमने बेटा ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सोडियम पोटेशियम को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि एयर में वो किससे रिएक्शन कर लेते हैं, विद ऑक्सीजन, इसलिए उन्हें केरोसिन में डुबो कर रखते हैं ताकि इनका कांटेक्ट ना हो एयर से। ठीक है, फिर हाँ, अब एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब की जो रिबन मान लो कि आपको कोई एक रिएक्शन करनी है एल्यूमिनियम के साथ में, जिंक के साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, और मैं आपको ला के दे दूं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और ये सब, तो अगर आप उससे वो रिएक्शन करने जाओगे तो वो रिएक्शन नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी? तो होता क्या है, एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम ये तीनों एयर से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। एल्यूमिनियम बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एमजी बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक बनाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, देखो आयरन जब रिएक्शन करता है, आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो बनाता है आयरन ऑक्साइड, वो होता है रस्ट। रस्ट जो होता है वो तो खराब होता है भाई, जैसे ही रस्ट होता है उसकी वो पपड़ी की पपड़ी निकल जाती है, वो बिखर जाता है। पर जब एल्यूमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम जब ये करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, उनका ऑक्साइड। वो जो उनका होता है ऑक्साइड, वो इट बिहेव्स लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर, वो बिहेव करता है लाइक अ सुरक्षा कवच उनके ऊपर में। तो उल्टा तो हम चाहते हैं कि जो मैग्नीशियम की चीजें हमारे घर पे एल्यूमिनियम की है, वो रिएक्शन करे ऑक्सीजन से, कि वो जैसे रिएक्शन करेगी इट विल फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। एक बार वो लेयर बन गई, फिर क्या होगा, वो लेयर मजबूत होती है, तो जो बाहर का ऑक्सीजन है वो अंदर जा नहीं पाएगा, तो आगे कोई कोरोजन होने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये रिएक्शन करे ऑक्सीजन से। अब माना पर हमें तो वो चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हमें तो वो लेयर हटानी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम वो मेटल लेके आएंगे और उसको घिसेंगे सैंड पेपर से। सैंड पेपर क्या होता है, हमारे घर पे पता है जब लोग कलर करने आते हैं तो दीवारों पे एक चीज घिसता है, कलर निकल जाए, तो बोलते हैं सैंड पेपर। वो खुरदुरा होता है, ठीक है, तो घिसते हैं ना, तो वो जो ऊपर जो लेयर है, ठीक है, वो लेयर निकल जाती है। जैसे आपके पता नोटबुक है, एक प्लास्टिक का शीट होती है पतली सी नोटबुक के ऊपर, पता है हम वो निकाल सकते हैं ऐसे। ये आता है ना, पता है प्लास्टिक का आता है नोटबुक के ऊपर, एक कुछ भी ऐसा पतला पतला सा आता है बहुत, जब हम नई नोटबुक लाते हो आप, तो वैसे एक लेयर होती है इनके ऊपर। जब उसको रब करोगे अच्छे से तो वो लेयर निकल जाएगी, और जो फ्रेश एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है वो बाहर आ जाएगा, है ना। फिर आप उसको यूज करो अपने रिएक्शन के लिए। इसीलिए जब आप प्योर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम लाओगे ना, तो आपको है ना, आपको लगेगा ये इतना डल कैसे हो गया, मैला मैला कैसे हो गया। तो मैला मैला नहीं होता है, उसके ऊपर जो लेयर है वो बन गई है। आप उसको थोड़ा घिसोगे ना सैंड पेपर से, तो एकदम जो नीचे वाली लेयर वो तो प्योर एल्यूमिनियम है, प्योर मैग्नीशियम, एकदम चमकीला पदार्थ निकलेगा। वो क्यों दिखता है वो डल, वाई दे लुक डल, बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। सेम वे होता है सोडियम में भी। हम जब सोडियम निकालते हैं ना, केरोसिन से बाहर निकालते हैं, तो एकदम मस्त होता है। धीरे धीरे देखोगे आप कि उसके पास शाइन है, चमक खो रही है, क्योंकि वो तुरंत किसे रिएक्शन में लग जाता है, ऑक्सीजन से। फिर जब वो बहुत ज्यादा करता है तो फिर वो भड़ाका हो जाता है। बट आपको याद होगा, पता है उस दिन मैंने आपको वो दिखाया था, वो चाकू से सोडियम काट रहा था, जब वो काट रहा था, कटने के बाद में अंदर से वो चमक रहा था। बाहर से अगर आपने नोटिस किया हो तो वो अजीब 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 सा ग्रेस कलर था, क्योंकि वो ऑलरेडी, वो जितनी देर हवा से बाहर रहा ना, वो उतनी देर में उसने उसके बाहर की लेयर ने कर दिया रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो तुरंत क्या बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, पर वो तो हमारे हाथ में नहीं हो, रिएक्शन तो होगी, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना कि मैग्नीशियम, जिंक, इन सबको हमको क्लीन क्यों करना पड़ता है बिफोर बर्निंग और बिफोर डूइंग एनी रिएक्शन। तो यहाँ तो सिंपल है, बिकॉज दे आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। दिस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, उसको रोक देंगे बाहर के ऑक्सीजन को अंदर आने से, तो मेरे को हटाना पड़ता है। ठीक है, हेंस दैट लेयर शुड बी रिमूव बिफोर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट। डन। अरे बोले हाँ के ना, बात समझ में आ गई। और इस फिनोमिना को पता है यूज कहाँ करते हैं, इस फिनोमिना यूज करते हैं एनोडाइजिंग में। अभी एनोडाइजिंग क्या होता है, देखो हमारे घर पे जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला जो मेटल होता है, एक होता है आयरन, उससे बनी चीजें स्टील वो सब, और एक एल्यूमिनियम। हमारे जो विंडो के जो स्लाइडर होते हैं एल्यूमिनियम से बने होते हैं, बहुत सी चीजें हमारे घर पे एल्यूमिनियम से बनी होती है। ठीक है, हम चाहते हैं, देखो विथ विथ आयरन तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है,
उसके ऊपर जंग लगने वाला ही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आयरन की चीजों को पेंट कर देते हैं, राइट है। जैसे कि यहाँ जितनी भी ये ग्रिल है ये सब ऑयल पेंट की हुई है। बात समझ में आ रही है। पर अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम की, तो उसको तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम करेगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन और बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अरे हाँ के ना, वो तो हम चाहते हैं उल्टा, वो उसका ऑक्साइड लेयर बने, वो उल्टा मजबूत होता है। हमारे घर पे जो भी सामान आता है एल्यूमिनियम का था ना, उसके ऊपर पहले से एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की थिक लेयर होती है। वो फैक्ट्री वाले करके ही देते हैं। और फैक्ट्री वाले जब वो लेयर चढ़ाते हैं उस पर, हाथ से चढ़ाते नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन होती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग प्रोसेस। वो प्रोसेस काम कैसे करता है, देखो वो देखो आप। देखो इस प्रोसेस में, अब देखना, मुझे बताओ H2O है। H2O में एक होता है H, एक होता है O। ठीक है, H2O, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक H प्लस और एक O-2। O-2, तो माइनस कहाँ होता है अट्रैक्ट, प्लस की ओर। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है, फैक्ट्री वाले कुछ नहीं करते हैं। मान लो कि उन्होंने एक एल्यूमिनियम का बड़ा सा एक कीवाड़ बनाया, ठीक है, बात समझ में आई। उस कीवाड़ को वो डुबो देंगे पानी में। उस वो तो मैटर है, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और उस कीवाड़ को वो कनेक्ट कर देंगे किससे, बैटरी के प्लस चार्ज। तो कीवाड़ में क्या आ जाएगा, चार्ज प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर ये माइनस पे कोई दूसरा वाला होगा, ठीक है ना, तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। पानी में डुबो दिया और हल्का फुल्का डाल देंगे ऐसे, ठीक है, ताकि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। अब क्या होता है, जैसे ही करंट ऑन करेंगे, जो ये H2O है, ये टूटेगा H प्लस और O-2 में। अब देखो H प्लस है तो प्लस होगा अट्रैक्ट माइनस की ओर, तो यहाँ निकलेगा हाइड्रोजन गैस। और O2, O माइनस है, माइनस आएगा प्लस की ओर आएगा, तो वही अटेंट होगा। यहाँ पे कौन है, एल्यूमिनियम ऑलरेडी है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको ये थिक लेयर दिख रही है, वाइट वाइट वाइट, ये वो लेयर है। ऑटोमेटिक लेयर बनती जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये पूरा गेट कैसे कवर हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। Now this process is known as aluminium anodizing process. ये किससे कनेक्ट है, एनोड से। इससे नाम क्या दे दिया है, एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोड मतलब पॉजिटिव वाला, कैथोड मतलब नेगेटिव वाला। बात समझ में आई, क्लियर। अरे हाँ के ना, तो जब जब आप एग्जाम में एनोडाइजिंग जो क्वेश्चन है, सीबीएसई और जी दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। पहले भी और अभी अभी भी चांस बनता है कि ये पूछा जाए एग्जाम में। डेफिनेशन आने से, और ये अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपका और बढ़िया काम हो जाएगा। ये जो व्हाइट लेयर है किसकी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट है। अच्छा, अब देखो, डू यू नो, पता है क्या फायदा होता है इस लेयर का, एल्यूमिनियम अगर प्योर एल्यूमिनियम, अगर उसके अगर आप कोई और पेंट करोगे ना, तो वो पेंट उसे चिपकता नहीं है, वो निकल जाता है, पपड़ी निकल, उसकी पपड़ी बन के निकल जाती है। पर अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो उसको आप किसी भी कलर से उसका कलर करो, इतने सुंदर सुंदर वैरायटी की आप चीजें बना सकते हो ना। ये देखो, ये सब एल्यूमिनियम की चीजें हैं जिनके ऊपर अलग अलग कलर किए हुए हैं। यू कैन डाई देम, यू कैन कलर देम विद डिफरेंट कलर्स। उससे चीजें बनती है अट्रैक्टिव, और जितना माल अट्रैक्टिव होगा उतना ज्यादा बिकेगा मार्केट में। बात समझ में आई। ये सब एल्यूमिनियम की चीजें हैं जिनके ऊपर डाई की गई है, पहले इनका एनोडाइजिंग किया गया, फिर क्या बन गया, इनके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उनको पेंट कर दिया। और इनसे जो पेंट लेता है एकदम पकड़, मजबूती से पकड़ लेगा उसको, निकलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से निकलता है। तो दे कैन बी डाई, ठीक है, ताकि आपको कमर्शियली बेनिफिट हो। अब इसको पूरे को हम पढ़ेंगे, देखो क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रोसेस। तो क्या लिखा हुआ है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एक लेयर बनानी है, कैसे बनाते हैं, एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब उसको एयर से वाटर ऑटोमेटिक बनेगा, मतलब जब भी ऑक्सीजन आएगा ना, वो रिएक्शन कर लेगा उससे। तो हमें सिर्फ क्या करना है, उस तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है। ज्यादा पहुंचाओगे तो जल्दी रिएक्शन करेगा, कम होगा तो धीरे रिएक्शन करेगा। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंस फॉर फर्दर कोरूजन। वो तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो उसको करता है कि वो आगे और रिएक्शन ना करे। द रेजिस्टेंस कैन बी इंप्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। जितना थिक होगा उतना मुश्किल होगा ऑक्सीजन के लिए अंदर जाने का, राइट है। तो अब क्या करेंगे, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल
is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid। मतलब वो जो पानी के डुबो देंगे और क्या क्या ऐड करेंगे अंदर, थोड़ा सा एसिड, और उसमें से पास करेंगे करंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ एसिड। मतलब पानी के अंदर डुबो के पानी में एसिड डालना, अंदर करंट पास करना, मतलब इलेक्ट्रोलाइज्ड किया, करंट पास किया। द ऑक्सीजन गैस O माइनस है तो जाएगा प्लस के पास में, मतलब एनोड होता है। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड react with aluminium to make a thicker protective oxide layer। ठीक, this oxide layer can be dyed, मतलब वो कलर कर सकते हो easily and give the aluminium article an attractive finish। बात समझ में आई? तो ये फायदा है। डन। तो एक छोटी सी रिएक्शन को यूज करते हैं कमर्शियली। अब यहां तक डाउट हो तो बोलो, वरना चलते हैं मेटल का रिएक्शन विद वाटर। बोलो पक्का। अब आता है सेकंड पार्ट, मेटल कैसे करेगा रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, अगेन हम क्या कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक में, हम इस पूरे टॉपिक में सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेटल, कौन सा मेटल ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा, कौन सा मेटल धीरे करेगा। उसके क्या करने वाला है, जाके अपन एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में जो सबसे ऊपर आएंगे वो क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव, और जो बीच में आएंगे वो थोड़े से कम रिएक्टिव, जो नीचे आएंगे वो और कम रिएक्टिव, जो सबसे नीचे आएंगे वो तो बिल्कुल ना के बराबर रिएक्टिव। तो उससे हम एक सीरीज बनाएंगे, उस सीरीज से हम है ना आने वाली जो रिएक्शन है उनको वी कैन मेक प्रेडिक्शंस। कि कोई पूछे कि सोडियम है और एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पहले दोनों में से इनमें से कौन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, यू कैन प्रोडिक्ट सोडियम गारंटी से उस टेबल के जरिए। तो वो टेबल बनाने में हेल्प मिलेगी हमको। तो अब देखते हैं मेटल की रिएक्शन विद वाटर, कि वाटर के साथ में क्या होता है। एयर में क्या होता है वो देख लिया अपन ने, अब वाटर में क्या होता है वो देखते हैं। चलो, तो देखो सीधी सी बात है, ये है उसकी जनरल प्रॉब्लम, मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये इसकी जनरल फॉर्मूला। बात समझ में आई? ये जनरल फॉर्मूला, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं बाद में बताऊंगा। मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। अच्छा, ये जो के वाला है मैं बाद में समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद में। ठीक है, अभी के लिए अच्छा क्यों, ऐसा मैंने क्यों बोला, तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ लिखा है मेटल प्लस वाटर, तो होना चाहिए मेटल ऑक्साइड। तो सर पोटेशियम मेटल H2O वाटर, तो यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ क्या होना चाहिए सर, K प्लस और O माइनस टू, तो K2O होना चाहिए, या तो KOH। हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो वो क्यों है मैं बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, थोड़ा वेट करना इसको थोड़ा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। पहले अपन जो थोड़े कम रिएक्टिव उनके पास आते हैं। ठीक है, चलो पहले आते हैं अपन एल्यूमिनियम और आयरन के पास आते हैं। देखो बेटा, ऐसी बात है, गोल्ड सिल्वर ये तो इनका तो कोई लेना देना नहीं वाटर से। ठीक है, तो ये तो जैसे करते ही नहीं, तो साइड में रखो। अब आ जाते हैं अपन एल्यूमिनियम और आयरन पे आ जाते हैं। एल्यूमिनियम और आयरन ठंडे और गर्म दोनों पॉइंट रिएक्शन नहीं करते। इनके ऊपर आपको छिड़कना पड़ता है भाप, स्टीम फेंकना पड़ता है। इतना गर्म करके जब पानी इनको छिड़कते हैं तब जाके ये रिएक्शन करते हैं विद वाटर। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, aluminium, iron, zinc don't react with either cold and hot water, they react with steam। और आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा था, गर्म पानी और भाप दोनों में से एनर्जी ज्यादा किसके पास होती है, क्योंकि इट टेक्स विच एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो याद होगा तो राइट। तो स्टीम में ज्यादा एनर्जी है। तो एल्यूमिनियम और आयरन और जिंक जो होते हैं वो वाटर से रिएक्शन तो करेंगे, पर ठंडा पानी भी नहीं चाहिए, गर्म पानी भी नहीं, भाप ही चाहिए। कुकर के अंदर में पानी गर्म करो, जो सीधे बजे वो निकले भाप निकले, उसके सामने रखना आयरन की चीज, तब वो रिएक्शन करेगा विद वाटर। तो एल्यूमिनियम आयरन, वाटर वाटर स्टील के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या बनता है, मेटल प्लस वाटर इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन है तो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मतलब H2। बाद में से बैलेंस करना है। अरे हाँ के ना। और रही बात ये 2 और 3, आपको 9 की टेबल याद ही है, Al प्लस 3 होता है, O माइनस 2 होता है, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, बन गया। अरे ये और नो, डन। ये तो कौन से मेटल हुए, ये वो मेटल हुए जिनको जो करेंगे स्टीम। स्टीम से कम एनर्जी किसके पास होती है, हॉट के पास में, और सबसे कम एनर्जी कहाँ होती है, कोल्ड वाटर के पास में। तो अपन तो पहले सबसे नीचे पढ़ा, स्टीम वाला पढ़ा।
मतलब वो तो बहुत मुश्किल से रिएक्शन करेंगे, वो सिर्फ ढीले डाले रिएक्शन में, है ना। अब जाते हैं थोड़ा सा, अच्छा ये लाइन देख लो, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड डोंट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, तो इनकी तो बात ही नहीं करनी है, मतलब ये तो एकदम ही ढीले डाले हैं। अरे हाँ के ना, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं मैग्नीशियम के पास। देखो, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में डुबोगे उसकी रिबन को तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो फिर उसके लिए चाहिए हॉट वाटर, मतलब स्टीम से तो कम ही है, ठीक है ना। तो इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे सर ये हाइड्रोक्साइड क्यों आया है, वहां तो पढ़ा था कि मैग्नीशियम मतलब मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड क्यों आ रहा है। देखो, अभी हम जा, ये देखो सबसे कम रिएक्टिव कौन था, कॉपर हो सकते हैं, फिर उससे थोड़ा हल्का ऊपर कौन था, एल्यूमिनियम, और वो ये उससे भी ऊपर आता है। अब जब हम हॉट वाटर और कोल्ड की बात करेंगे, जो मेटल हॉट वाटर और रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से, उनकी रिएक्शन यहां पे फिनिश नहीं हो जाती है, तो समझो होता क्या है, मैग्नीशियम प्लस वाटर, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, वो तो बनता ही है। पर तुरंत जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो तुरंत, क्योंकि आजू बाजू पानी भी अवेलेबल है, वो तुरंत उस पानी से कर देगा रिएक्शन, और क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए वो देखो यहाँ लिखा हुआ मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, पर ये सबके लिए नहीं है, ये किन किन के लिए है, वो वाले मेटल जो कोल्ड और हॉट के साथ में रिएक्शन करते हैं। स्टीम वाले ये रिएक्शन कर नहीं पाते, क्यों, क्योंकि उनके आसपास पानी कहाँ है, उसके ऊपर आप भाप छोड़ रहे हो, भाप तो बहुत कम होती है, यस और नो। एक आपने किसी को पूरा पानी में डुबो रखा है तो बहुत सप्लाई है पानी का, बात समझ में आ गई। तो सर फिर तो उनको भी डुबो दो पानी में, पर दिक्कत है बेटा, वो तो रिएक्शन करते ही नहीं है कोल्ड और हॉट के साथ में, तो डूबने से मतलब ही क्या। तो सर उनको हीट में डुबो दो, हीट में कैसे डुबो दो, वो तो हीट तो है, हवा गैस है, हम गैस के अंदर रख सकते हैं, पर फिर भी इतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होगा जितना अमाउंट एक है ना पूरे एक पानी के टब के अंदर होगा, या ऐसा। तो कहने का अर्थ है कि जो जो मेटल रिएक्ट करते हैं विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, वो ऑक्साइड तो बनाते हैं, पर उनका जो ऑक्साइड होता है वो तुरंत किसे करते हैं रिएक्शन, आजू बाजू जो मौजूद पानी है उससे तुरंत रिएक्शन करके बना देगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड आपको दिखेगा ही नहीं, जैसे ही बना मैग्नीशियम ऑक्साइड तुरंत क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए आप देखोगे रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही नहीं लिखा है, वो स्टेप कहीं बीच में आता है, पर क्योंकि हम इतना भी डेप्थ में नहीं पढ़ते रिएक्शन को, इसलिए आपको ये इतना ही लिखा है। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है। बात क्लियर हुई, तो देखो, मैग्नीशियम प्लस वाटर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो Mg+2 OH-1, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ये बन गया, अरे यहाँ के ना। अब पता है खास बात क्या होती है, जैसे ही आप मैग्नीशियम, ऊपर एक और आएगा अभी कैल्शियम, उसको आप रखोगे ना पानी के अंदर में, हम वो अभी देखेंगे रिएक्शन, वो तुरंत पानी के अंदर जाके, अब जैसे पानी में गिरेंगे आपको ऐसे बुलबुले दिखेंगे, बुलबुले किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के। अगर आप माचिस जला के रखोगे उसके ऊपर तो फुट के फूटेगा एक बार, पॉप साउंड बनेगी। तो वी नो दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड, राइट है ना। वो हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम के चारों, बेटा अगर मुझे बताओ, अगर आप भी एयर के सिलेंडर है ना जो होते हैं, वो एयर बैग आता है पानी में तैरने के लिए, वो बांध के जाओगे तो क्या डूबोगे, क्या तैरोगे ना, यस और नो। तो पूरे मैग्नीशियम को हाइड्रोजन गैस घेर लेती है, गैस इज जस्ट लाइक एयर, बबल्स है उसके। तो पूरे जो होगा ना टुकड़ा मैग्नीशियम का, पहले तो डूब जाएगा, पर जैसे ही हाइड्रोजन बनेगा, जब इनफ हाइड्रोजन उसको उसको घेर लेगा ना, वो ऊपर आ जाएगा फ्लोट करने का। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि इसके सर्फेस से स्टिक हो जाते हैं। वो जैसे ऊपर आए, आप यूं करो, बबल्स निकल जाएंगे, वापस डूब जाएगा, फिर वापस रिएक्शन करेगा, वापस बबल्स बनेगा, वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कभी आए कि वाई वाई डज इट फ्लोट, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो बोलना है कि बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस, दैट हाइड्रोजन गैस स्टिक टू देयर सरफेस एंड ड्यू टू दैट दे फ्लो। ये क्लियर है एकदम। सेम टू सेम आते हैं नेक्स्ट, calcium plant. Okay. Calcium also start floating uh, due to the bubbles of hydrogen gas. Again, it reacts with cold water.
ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बन रहा है, बन रहा है। जैसे ही बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो याद है ना, चैप्टर 1, क्विक लाइम प्लस वाटर, ये वो है। यहाँ Ca+H2, कैल्शियम ऑक्साइड बना, उसको उसमें क्या मिलाया, वाटर, जो ऑलरेडी वाटर के अंदर ही है। अरे हाँ, क्या ना, तो तुरंत क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको लिंक करना आ रहा है वो चैप्टर से चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर 1 से। तो कैल्शियम हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अब जैसे ही कैल्शियम करके रिएक्शन वाटर के साथ में बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये चिपकेगा कैल्शियम के ऊपर, ठीक है, और उसकी वजह से ये फ्लोट कर, बात समझ में आ गई। और सेम टू सेम रिएक्शन किसकी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बेटा देखो, ये तो सबसे भयंकर रिएक्टर है। पानी के अंदर फेंकते ही ब्रर बम धड़ाका होता है, आपने ये एक्सपेरिमेंट देखे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे, ठीक है। तो ये तो मतलब कोल्ड हॉट स्टीम कोई भी हो, सबसे रिएक्शन करेंगे। कैल्शियम भी करेगा सबसे, कोल्ड से करता हॉट से भी करेगा, और हॉट से करेगा तो वो स्टीम से भी करेगा। मैग्नीशियम की बात करें तो वो कोल्ड से नहीं करता है, हॉट और स्टीम से करेगा। और बात करें एल्यूमिनियम की और उसकी आयरन की, तो सिर्फ स्टीम से करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सेम, पोटेशियम प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और वो क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड विद वाटर। तो पोटेशियम प्लस वाटर फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। और निकलती है हीट एनर्जी, यहाँ पर नहीं निकलती हीट एनर्जी, यहाँ निकलती है एनर्जी। और गर्म है भाई, गर्म, और हाइड्रोजन क्या करता है, धा, वो धड़ाके इसीलिए होता है क्योंकि पोटेशियम और सोडियम जब करते हैं रिएक्ट विद वाटर, दे प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव है, बात समझ में आई। और उसकी, और देखो, आप समझो हमें कैसे मालूम पड़ता है कि कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव ये दोनों हैं, ये इससे मालूम पड़ता है, ये उल्टा एनर्जी रिलीज करेंगे और ज्यादा, और आग तुरंत आग पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसा, तो क्या लिखा हुआ है, मेटल लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ sodium and potassium, the reaction is so violent that an exothermic, that the evolved hydrogen immediately catches fire. So it is also an example of exothermic reaction. आप चाहो तो अपने ऐड कर सकते हो आंसर। What is endothermic reaction? Which absorb, और एंडो मतलब, है ना, एक्सो मतलब, सॉरी, एक्सो मतलब रिलीज, और एंडो मतलब एब्सॉर्ब एनर्जी, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का, एग्जांपल दो एंडो का, रेस्पिरे ए, एक्सो है, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, सनलाइट, हाँ, और भी है, और भी है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑल आर ऑफ एंडोथर्मिक टाइप, राइट। सोडियम क्लोराइड, सॉरी, सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट आता है तब सिल्वर और क्लोराइड बनता है ना, ग्रे कलर सब्सटेंस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मेटल का रिएक्शन विथ वाटर समझ में आ गया। अगेन क्विक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ। लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड डोंट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, कोल्ड हो हॉट हो स्टीम हो कोई भी हो, बाहर में जाए रिएक्शन नहीं होगा। ऊपर आते हैं, स्टीम पे आते हैं, कौन करेगा, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, ये करेंगे, इसके साथ में क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन। पर इसमें ये सिर्फ नॉर्मल है, ठीक है, इसमें आगे कुछ और होने वाला नहीं है, मामला वही रुक गया। अब आते हैं हॉट वाटर पे, मैग्नीशियम। तो जब ये करेगा रिएक्शन तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड तुरंत वाटर से, यहाँ सनवी, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड तुरंत किसे रिएक्शन करता है, वाटर से क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, इसलिए वो रिएक्शन में आधा तो सब गायब है, और वो बीच में आता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम विद वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो फिर मैग्नीशियम फ्लोट क्यों करता है, हाइड्रोजन बबल फॉर्म हो जाते हैं, दैट बबल स्टिक टू द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम ड्यू टू व्हिच इट फ्लोट्स। अब आते हैं कोल्ड वाटर पे, उसे कौन करता है, कैल्शियम, ठीक है। तो उसमें क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन फ्लोट करता है, सेम रीजन, ठीक है। पर यहां तक कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं थी। अब आता है पोटेशियम और सोडियम, the reaction with water of these two, they form potassium hydroxide, sodium form sodium hydroxide plus hydrogen gas, plus they also release heat energy. Due to that heat, hydrogen gas catches fire, उसकी वजह से blast होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। ये पूरा रिएक्शन था विद वाटर,
अच्छा, अब बेटा आते हैं, देखो बेटा, तो हमने क्या देखा कि सर ठीक, कोई भी मेटल हो अगर उसने पानी से रिएक्शन किया है, अरे हाँ बेटा वो, अगर उसने हमारे देना की बात है। अब सुनो, अगर बेटा वो खोल दें स्लाइडर हल्का सा, मेरे पास खोलेंगे, वो गेट बंद कर देना प्ले वाला। तन्वी है बेटा, तन्वी आवाज आ रही है? तो बेटा तन्वी, मुझे बेटा एक सिग्नल दो कि तू आ गई है, ऐसे मुंह से ऐसे पी 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 बजा के। है तन्वी? अरे ओ तन्वी, तन्वी मुझे राजवीर पटेल बोल रही है कि तन्वी आपसे गुस्सा है। हाँ, और वो प्लानिंग कर रही है कि एक दिन वो बाल मुकुंद के बार में भानु सर का नरसंहार करने वाली है। नरसंहार मतलब मैं नर हूँ, तो मेरा संहार। सर को मारने वाली है। हाँ बहन। अब हम जाते हैं एक क्विक फ्लैशबैक में जाते हैं और बस याद करते हैं कि मेटल और एसिड में क्या हुआ था। व्हेन मेटल एंड एसिड रिएक्ट, कोई नहीं बोलेगा। ए बोल दृष्टि, क्या बनाते हैं? अभी टेस्ट हुआ है ना स्कूल में, चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का टेस्ट हुआ है ना स्कूल में, यहाँ भी टेस्ट हुआ था। चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस। ये देखो, मैं वापस सबको याद दिलाता हूँ, यहाँ देखो। ओए, ये जो टॉपिक है ये अगेन चैप्टर 2 का है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पे हमको रिएक्टिविटी समझनी है इसलिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मेटल जो है दे ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड, राइट। अच्छा, डिस्कस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। वी ऑलरेडी नो कि मेटल प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड H2। एग्जाम्पल, आयरन प्लस HCl, FeCl3 NH2, आयरन क्लोराइड, ठीक है। Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2। ये तो हम वी कैन फॉर्म थ्रू द टेबल, राइट है, तो थोड़ा टेबल से। जिंक प्लस HCl तो जिंक क्लोराइड प्लस H2। एल्यूमिनियम प्लस ये तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2, राइट है। ठीक है, ये तो मालूम ही है हमें। अच्छा, पर सारे मेटल नहीं करते रिएक्शन। कॉपर, Ag, Xg, है ना, AU हुआ, ये डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, दे डोंट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। तो ये वाले रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़िया से, मतलब ये लो रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, राइट है। ओके फाइन। तो हमने क्या देखा, हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि मेटल जब करेगा रिएक्ट विद एसिड तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, सही बात है। अब अगेन एक एक्सेप्शन है, पर एक ऐसा एसिड है, ठीक है, जिसके साथ मेटल को रिएक्ट करवाने पे H2 गैस नहीं बनता है। नहीं, इसमें बनता है, पर वो पता है अभी क्या पढ़ा था आपने, मेटल प्लस वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड, पर सोडियम क्या करता है, वो बनाता है सोडियम ऑक्साइड। जब सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें वो सोडियम ऑक्साइड बीच में दिखता नहीं है, हमें सीधा क्या मिलता है एंड में, हाइड्रोक्साइड। सेम में पढ़ा था कैल्शियम में भी, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, पर वो तुरंत क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये नहीं है कि कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम बीच में बना था, ठीक है। वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट दैट कैल्शियम ऑक्साइड, पर दिक्कत ये होती है कि रिएक्शन जब होती है प्रोसेस, इसको स्टॉप करेंगे उतनी देर में क्या होता है, वो सारा खेल खत्म हो जाता है और बचता है केवल हाइड्रोक्साइड। तो एक ऐसा एसिड है जिसमें मेटल को डाला, H2 बनेगा, नो डाउट, ये फॉलो होगा। पर एक एक स्टेप और आगे हो जाती है रिएक्शन। वो क्यों? वो उस एसिड की नेचर की वजह से। और उस एसिड का नेचर है कि वो एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ना व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई नहीं बोलेगा, रिया बोल।
ये बोल। सर कोई रिएक्शन में या तो कोई आयन में ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन वो आयन तो का ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम है, मुझे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करवाए। हाँ हाँ तो करवाए करवाए एक दूसरे कि वो हाँ ऑक्सीजन करवाए, मतलब ऑक्सीजन सुसु करवाए, वो करवाए। तू मुझे सर कैसे ये फुसफुस से क्या था पता है ना बेटा, जो जो मम्मी आके बच्चे को सुसु करवाती है, सही है ना, झूठ से नहीं बोल रहा हूँ। तू देखा हुआ ऐसा करते हुए तो फिर अभी मेरे भैया का जो लड़का है ना, उसका नाम शिव प्रताप है, तो उसको मेरी मम्मी। रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड करें या देखो ऑक्स कुछ कुछ अब अब फुसफुस की वो है, देख तो अभी फुसफुस वो टुनटुन मौसी। अरे वो टुनटुन मौसी भूल ही गए, बनी है वो छोटा भीम, जानते हो ना टुनटुन मौसी कौन थी, कौन है, सॉरी, छोटा भीम में आती है ना। हाँ, वो लड्डू खिलाती है भीम भीम। ए उस उस पूरे कार्टून में भीम की मम्मी दिखाई नहीं है। वो तो कभी कभी ऐसे फ्लैशबैक में दिखाया होगा तो है। मैं था हॉस्टल में, तो वहाँ क्या होता था कि शाम के समय, अब बड़े बच्चों के तो खेलने के लिए ये होता है क्रिकेट विकेट, अब छोटे बच्चों का क्या, एक ऐसा एसिड है, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी हाई और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सुनना, जैसे ही आप इसमें कोई मेटल डालोगे, ये तुरंत क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन को बाकी बचा हुआ नाइट्रिक एसिड तुरंत सप्लाई करेगा ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 और O2 करेंगे रिएक्शन, क्या बनेगा, H2O, पानी बन जाएगा। तो H2O गैस रिलीज ही नहीं होती। नॉर्मल अगर आप एसिड और मेटल लोगे और जो गैस निकली उस पर आग लगाओगे तो धूप भड़का होगा, पर इस केस में गैस निकलेगी, H2O बनेगा ना। और अगर पानी गर्म भी हुआ, भाप निकलेगी, तो वो H2, वो H2 तो नहीं होता, H2 वो पानी है, वो तो उसमें आग लगती भी नहीं है स्टीम में। तो कहने का अर्थ ये है, नाइट्रिक एसिड, देखो यहाँ लिखा हुआ है नाउ, व्हाई मेटल डोंट फॉर्म हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जबकि अभी हम पढ़ के आए कि विद एसिड मेटल फॉर्म हाइड्रोजन गैस, पर यहाँ तो नहीं बनाते, क्यों, देखो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, it is because HNO3, nitric formula, HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes मतलब सप्लाई करता है किसकी, ऑक्सीजन की, किसको, H2 को, टू प्रोड्यूस वाटर, है ना, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू, और उस रिएक्शन में वाटर बनता है, साथ में ये जो HNO3 है ये खुद भी टूट के ये बन जाता है दिस, बट यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या रीजन है कि विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस निकलती नहीं है, क्योंकि वो नहीं सर, हाइड्रोजन तो बनती है, हाइड्रोजन तो बनती है, पर उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर लेता है, ये HNO3 सप्लाई कर लेता है। और जब वो सप्लाई होता है उसका, तो क्या होता है, तुरंत वो वाटर बन जाता है, H2 को O2 वाटर बन जाता है, तो हमें एंड प्रोडक्ट वो H2 नहीं मिलता है, हमें H2O मिलता है। तो हमें क्या लगता है कि H2 रिलीज ही नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे एक मेटल का एक्सेप्शन है, वो है ये। हाँ, उसमें भी देखो, उसमें भी शर्त है कि आपको HNO3 को, देखो, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। व्हाट इज कंसंट्रेटेड, क्या समझो, देखो, एक गिलास है, उसके अंदर एक नींबू निचोड़ा, फिर ऐसा एक और गिलास है, उसके अंदर 5 नींबू निचोड़े, तो बोलेंगे जो 5 नींबू वाला गिलास है वो कंसंट्रेटेड, ज्यादा नींबू है, वो ज्यादा खट्टा होगा, समझ गए। अब यहाँ के ना, एक गिलास पानी है, उसमें 3 चम्मच नमक, एक गिलास सेम साइज का सेम पानी है, उसके अंदर में सेम अमाउंट पानी है, उसमें 15 पैकेट नमक घोल, कंसंट्रेटेड। तो जब हम बोलते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HNO3, मतलब बहुत ज्यादा HNO3, डाइल्यूट मतलब कम है, ठीक है, बात समझ में आई। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 हुआ तो कोई नहीं है, H2 निकलेगा ही नहीं, सीधा H2 बन जाएगा। पर अगर अपन मैंगनीज
मैंगनीज, Mn, नॉट मैग्नीशियम। मैंगनीज मेटल में अगर इसके साथ में आप लोगे कंसंट्रेटेड तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन बनेगा ही नहीं, H2O हो जाएगा। पर अगर डाइल्यूट HNO3 लोगे, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट? बहुत कम है HNO3, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो मैंगनीज है वही सारे जो HNO3 उसे रिएक्शन कर लेता है। अब जब HNO3 बचेगा ही नहीं तो फिर वो किसको सप्लाई करेगा ऑक्सीजन? पर वो एक केस होता है, स्पेसिफिक केस है। तो आपको ये स्पेसिफिक केस ध्यान रखना है कि मैंगनीज को लें और अगर अपन बिल्कुल डाइल्यूट कर दे सॉल्यूशन को, उस केस में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। तो आप बोलोगे सही तो फेल हो गया, फेल नहीं हुआ, ठीक है, उसका भी कारण है ना। पर वहां पे यहाँ वर्ड लिखा हुआ डाइल्यूट, और ऐसी डिटेलिंग में तू ध्यान रखना, सीबीएसई वाले ध्यान रखना, नॉट विद कंसंट्रेट, डाइल्यूट होना चाहिए तभी पॉसिबल है। अगर कंसंट्रेट लिया तो ये भी वही बनाएगा, हाइड्रोजन बनेगा, तुरंत ऑक्सीजन जाएगा, H2O बन जाएगा। पर अगर आप Mn लो, मैंगनीज और डाइल्यूट ले लो, तो इतना अमाउंट होता ही नहीं है इसका कि सप्लाई कर पाए। पर उसमें भी एक स्पेसिफिक केस है कि मैंगनीज लेना पड़ेगा। तो ये एक अलग से एक्सेप्शन है, इस रिएक्शन का ध्यान रखना। इसकी रिएक्शन आपने लिखने से ये पूरा स्टेटमेंट ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? डन यहाँ तक? बेटा तन्वी समझ में आया? अब बेटा मेरी बात ध्यान सुनना। देखो, अभी हम अभी हम क्या पढ़े कि मेटल जो है वो करते हैं रिएक्ट विद एसिड, उसमें से सारे नहीं करते। हम कॉपर, गोल्ड वो देख के आए, ठीक है। देखो, आप किसी भी मेटल की वस्तु को डालोगे एसिड में, वो रिएक्शन करेगा विद एसिड। जब वो रिएक्शन करेगा तो कुछ नई नई चीज बनेगी। तो वो जो मेटल है, मान लो कि आपने एक टुकड़ा लिया आयरन का या जिंक का, उसको रखा एसिड में, तो धीरे धीरे पूरा टुकड़ा गल गायब हो जाएगा, गल जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड, कुछ नया बन जाता है। जैसे नमक पानी में गल जाता है, ऐसे गल जाएगा पूरा। अगर आप लोहे का गोल्ड का एक पीस, प्योर गोल्ड, और उसको एसिड में रखो, कुछ नहीं होगा। अ, इसको लो अपने को लो और प्लेटिनम को लो, इनको रखो तो कुछ नहीं होगा। बेटा तन्वी आवाज आ रही है ना? अच्छा, अब बेटा सब ध्यान सुनना। अब एक्वारीजिया क्या है तो देखो, एक्वारीजिया एक मिक्सचर है। जैसे कि नमक, मिट्टी और पानी एक मिक्सचर है, दोनों को ऐड करके, जैसे कि अगर आप दूध और छाछ लोगे तो दही बन जाता है, या फिर दूध और लेमन लोगे तो पनीर बन जाता है, कुछ नया बनता है। मिक्सचर क्या होता है? पानी और मिट्टी दोनों को ऐड करके कुछ नया नहीं बना, पानी पानी अलग है, मिट्टी मिट्टी अलग है। तो एक्वारीजिया एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? HCl और नाइट्रिक एसिड, HNO3, उसका मिक्सचर है। दोनों कैसे लेने हैं आपको? कंसंट्रेटेड, और एक फिक्स रेशियो में लेना है, 3:1, मतलब 3 ढक्कन अगर HCl लिया है तो 1 ढक्कन लेना है HNO3, नाइट्रिक एसिड। 3 ढक्कन, 1 ढक्कन, 3 ढक्कन, 1 ढक्कन, फिर मिक्स करो अच्छे से, जो मिक्सचर बना उसको बोलेंगे एक्वा रीजिया। देखो, अगर अकेला HCl है, गोल्ड डाला, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अकेला HNO3 है, गोल्ड डाला, कुछ नहीं होगा। पर अगर एक्वा रीजिया है और गोल्ड डाला तो पूरे गोल्ड को भी गला देता है। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, okay, that is aqua regia, that is powerful enough that can dissolve even platinum and gold। तो बाकी की तो बात ही नहीं करनी, वो सब कुछ। और इसका तो यूज कहाँ होता है पता है? हम लोग अपने बहुत से लोग अपने जो गहने होते हैं उनको पॉलिश करवाते हैं। जब वो पुराने हो जाते हैं तो वो कुछ मिट्टी उठ लेती है, तो वो देते हैं दुकानदारों को, उसको वो देता है पॉलिश करके। वो क्या करता होता है? वो कुछ नहीं करता है, वो आपका जो भी गहना है उसको डूबेगा एक्वा रिजिया। अब जो जो एक्वा क्या करेगा, जो ऊपर की लेयर है गोल्ड की, उसके ऊपर मिट्टी चिपकी हुई है, तो उसको डिसॉल्व कर लेगा। तो जो ऊपर की लेयर है मिट्टी, वो तो होगी डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब वो उखड़ के यही सॉल्यूशन है, ठीक है। कुछ नया नहीं बना है, सिर्फ वो उखड़ के गया। जैसे कि नमक कैसे पानी में घुल जाता है, आप पानी को उड़ा दो तो वापस से नमक मिल जाएगा ना आपको, ठीक है। तो ऐसे ही वो पपड़ी विथ दैट डस्ट गो इनटू द एक्वारिजिया, और जो अंदर की लेयर है बिल्कुल फ्रेश है, वो बाहर आ जाती है, फिर हमको दे देता है लो। और हमको लगता है कि भैया एकदम नया हो गया, एक्चुअली उसका वेट कम हो जाता है। फिर वो क्या करता है? वो उस एक्वा रिजिया में से और रिएक्शन करवा के गोल्ड को अलग कर देता है, जो उसमें डिजोल्व होगा, ऐसा। तो हमारे बुक में क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, इससे इससे जुड़ा हुआ एक CB की क्वेश्चन भी है।
कि ऐसा एक आदमी है, वहां पे गया, उस औरत से झगड़ा किया कि पहले जब मैंने दिया तो 1 किलो वजन था, अब जब कर रही हूँ 9 का तो वजन कम आ रहा है, तूने मेरा तो चुरा लिया, है ना, इतना गोल्ड मेरा तूने तूने चुरा लिया इसमें से। तो फिर पूछा भाई ऐसा क्यों, बताओ। अगर बोलोगे वो सॉल्यूशन एक्वारिजिया है, वो गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। तो जो ऊपर की लेयर थी वो तो चली गई अंदर, तो दिया क्यों था पॉलिश करवाने के लिए, है कि नहीं, है ना, घर में खुद पॉलिश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ वही लिखा हुआ, ध्यान रखना। सो एक्वारिजिया लैटिन में बोलते हैं रॉयल वाटर, ठीक है, राजाशाही पानी, अगर पानी नहीं पीना मतलब। कल उठ के सानवी घूट मारने बैठे ऐसे, और सीधा यहाँ से सब जल के यहाँ सब गैस हो रहा है, सानवी का दर्द करके लाइव ओपन, और तेरी अंदर से इंटेस्टाइन सब दिखेंगे, यहाँ से पिया नीचे, जला वला के सब बाहर। फिर वो पता डायलॉग है एक उस दबंग मूवी का, कि हम तुम में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। सही बात है ना यार, सोचो अभी कीमा के बॉडी में छेद ही छेद हो, और कीमा को अभी मुझे निकालना है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से। A freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid (HCl) and concentrated nitric acid in the ratio 3:1. It can dissolve gold even though neither of this acid can do so alone. Alone नहीं कर सकते, है ना, दोनों का मिक्सचर तो गोल्ड को भी कर लेगा। Aquaregia is highly corrosive fuming liquid. Okay, it is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. अरे पता है अपने यूट्यूब पर आता है एक्सपेरिमेंट, वो एक सॉल्यूशन में डालते हैं ताला को, ताला जल जाता है एकदम, है ना, पूरा मतलब से पूरा बिखर जाता है वो। कुछ भी आयरन की चीज, कुछ भी, एक लॉक ले लिया या चाबी ले ली, या कोई भी आयरन की मोटी चीज डालते तो वो ये एक बार ही गई। वो गोल्ड, और देखो गोल्ड प्लेटिनम ये सब दे डोंट गेट विद एसिड, ये अलग है, ये मिक्सर है, दो एसिड का मिक्सर है। मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाता हूँ, वो ध्यान से देखना, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये अलग होती है, ओए ओए ये बड़ा प्योर, यार देखो ये प्योर गोल्ड है एकदम। और ये अभी इसमें ये ऐड किया, सिंगल एसिड है, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है, फिर इसमें एक और ऐड करेंगे HNO3, फिर धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट होगी। एक मिनट, हाँ, देखो अभी ऐड किया, इसका कलर चेंज होगा, ये अब ये बन गया एक्वारीज। अब आप देखो बेटा, और पूरा देखो बेटा, देखो दिख रहा है रिएक्शन, जैसे बुलबुले निकल रहे हैं, बल 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 बल, ये धीरे 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 धीरे, हाँ डिजॉल्व गायब। देखो अब उतना बचा नहीं जितना पहले था। बेटा उधर क्यों डुबा के रखेंगे अंदर, जैसे ही उनको लगेगा भाई अब काम हो चुका है, बाहर निकाल देंगे। यहाँ बेटा ये देखो बेटा, ए देख बेटा, इसको भी देख, इसको भी टाइम लगता है, ये डाला गायब हो गया है। तू मत बनना, तो धर्मो डाले ऐसे क्यों, भी लगा बस आपको दिख रहा है ना। कुछ रिएक्शंस और दिखा रहा हूँ, वो रिएक्शंस, ओए अब देखो बेटा, मैं आपको कुछ रिएक्शन और दिखा रहा हूँ। पहले मैं वो दिखा रहा हूँ, वो कैल्शियम फ्लोट करता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है।
सर हाँ बोलो। इसमें डालते हैं वो कर रहे हैं इसके पेपर से वो इसमें डालते हैं वो फिर नहीं करता कौन ये बाबू बीकर क्यों नहीं बीकर? बेटा बीकर उसमें थोड़ी बेटा कि हर चीज बिगड़ेगी। अपन बात कर रहे हैं मेटल की, वो नॉन मेटल। बेटा बहुत, ये देखो बेटा, एक मिनट देखना बेटा। उन्होंने क्या किया है, इसमें कैल्शियम, इसके अंदर में कैल्शियम मेटल है। और वो डालेगा इसमें ये अपने ये क्या है, वाटर, वाटर है ये। अब देखना, ये अंदर आप बहुत तेजी से गुब्बारे अपने गुब्बारे कह रहे हैं, बुलबुले निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे। और फिर आफ्टर सम टाइम देखना ये एक जली हुई माचिस लेके आएगा, तो वहां पे एक है ना। और फिर आप यहाँ आप नोट करना, ये यहाँ से ना सीधा उठ के ऊपर आएंगे सीधा, तो ये फ्लोट करने लग जाएंगे। आपको पूरा ध्यान इस बीकर पर रखना, बीकर के एंडिंग में रखना है। अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, राइट है ना, बबल्स निकलने लग गए हैं। ये इसको जला के लेके आएगा यहाँ से। अब यहाँ एक धड़ाका भी होगा। धड़ाका है इतना छोटा धड़ाका ओए चुप, ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ से ऊपर उड़ते ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये देखो दिख रहा है, ये जो टुकड़े हैं उसके। अभी क्या पूरा जब इट फॉर्म कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज white black line कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है, calcium carbonate एंड व्हाट इज द कलर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? अच्छा, अब अभी आपको दिख रहा है ये, यस और नो? ये देखो, एक एक ये भी फोटो है, ऐसे बबल्स बनते हैं। और आफ्टर सम टाइम, ये देखो बेटा, ये दिख रहा फ्लोट करते हुए, ये दिख रहा फ्लोट करते हुए, ये वही टुकड़ा है कैल्शियम का। ये बबल्स निकल गए यहाँ से हाइड्रोजन गैस के। और ये सिर्फ पहले ये पूरा नीचे होगा जैसे कि इसमें है ऐसे, और आफ्टर सम टाइम ये कुछ ऐसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हल्का नहीं बन गया है, वो गैस की वजह से आएगा। वो गैस आप हटा दो वापस, इट इज मोर डेंस, पर वो गैस की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। उस गैस के उसका स्टिक हो जाता है नीचे। अब मैं आपको कुछ रिएक्शन और दिखा रहा हूँ जो हमारे आगे काम आएगी, फिर अपन को बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर नहीं होती, मतलब आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ने। ये एक दो हमने अपने ऊपर देखा रिएक्शन, कैल्शियम में नहीं दिखा सकता। ठीक है, अच्छा आप सुनो बेटा, अब मैं आपको एक रिएक्शन दिखाऊंगा, कॉपर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन दिखाऊंगा। ठीक है, मैं वो भी अब हम वो टेबल बनाएंगे, रिएक्टिविटी टेबल, और वहां पे ये हमको हेल्प करेगा समझने में। आपने पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो यही है, Fe प्लस Cu ऐसा कोई याद आया कुछ? ये वो रिएक्शन। ये आयरन नेल है Fe, इसको वो डिप करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, वो होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, FeCu को हटा देगा, क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव है, Fe मोर रिएक्टिव है, और प्योर Cu अलग हो जाएगा। राइट है, बात समझ में आई? और वो जो भी Cu होगा वो इस आयरन नेल के ऊपर से हो जाएगा। तो आयरन नेल से जो Fe है वो जाएगा उस लिक्विड के अंदर, और उस लिक्विड में जो Cu है वो चिपकेगा Fe के ऊपर। तो अभी आप इसको देख, इसका सर्कस देख लो। ये कॉपर सल्फेट का होता है क्रिस्टल, ब्लू कलर का होता है, अभी सॉलिड फॉर्म में। ओके, नाउ CuSO4 डॉट हाउ मेनी H2O? 10 H2O, वो ब्लू कलर का। अगर आप इसको गर्म करोगे तो बनेगा CuSO4
10H2O अलग, तो कौन सा कलर? व्हाइट कलर। वापस से पानी ऐड करो, वापस से क्या हो जाएगा? ब्लू कलर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब देखो ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। अब उसको पानी के अंदर से मिक्स किया तो बन गया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ब्लू कलर सॉल्यूशन। अब इसमें ये आयरन की जगह डिप करेंगे, आयरन Fe, इसके अंदर है Cu और SO4। Cu मेटल है, Fe मेटल है, Fe मोर रिएक्टिव है, तो FeCu को हटा देगा और खुद जगह ले लेगा Cu की, और जो प्योर Cu बचेगा वो कहाँ आ जाएगा? आयरन के ऊपर चिपक जाएगा, और रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। अब वो समझाया रिएक्शन को, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4। ध्यान रखना बेटा, कलर देख लो, ब्लू, और ये होता है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन या ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और अब इसके अंदर डिप कर दिया, थोड़ा वेट करना पड़ता है, और फिर आपको कलर चेंज दिखा, राइट। एक ये कलर से यहाँ कलर चेंज है ना पूरा, देखो ये अब ब्लू कलर पूरा फेड हो रहा है, राइट है, मतलब इंजेक्शन ऑलरेडी ऑलरेडी हुए बहुत समय हो गया। अब जब इसको बाहर निकालेंगे, देखना आयरन का कलर पहले कैसा था, बाद में कैसा है, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉपर उसके ऊपर चिपक गया। थोड़ा आपको डिफरेंस दिख रहा हो, ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना। ये वो रिएक्शन है। फाइन, अब हमको बोर्ड चाहिए। सर अब 5 पांच पांच, अब बेटा सारे बच्चे ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे पता है, अब हम एक मेटल और मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन। हम एक एक मेटल लेंगे, मान लो कि उसका नाम है मेटल ए, ठीक है। एक दूसरा मेटल ले, देखो ये जो मेटल होगा ना ये प्योर होगा, मतलब अकेला आयरन, अकेला सोडियम, ऐसा। और ये जो मेटल होगा ये किसी के साथ में ऑलरेडी कंपाउंड फॉर्म में होगी, जैसे CuSO4। अब सब सुनो बेटा, अकेला Cu है तो बोलेंगे मेटल, CuSO4 कंपाउंड के फॉर्म में है तो बोलेंगे मेटल सॉल्यूशन। जब मैं बोलता हूँ मेटल सॉल्यूशन, इसका मतलब वो किसी और से ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, तो ये इसका मेटल सॉल्यूशन है। बात समझ में आई? जब हम बोलते हैं मेटल सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है, किसी और के साथ में ऑलरेडी वो जुड़ा हुआ है। तो अपना जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो कौन सा है? CuSO4, ठीक है। वैसे और भी एग्जाम्पल होते हैं, ZnSO4 तो जिंक का सॉल्यूशन, FeSO4 तो बोलेंगे आयरन का सॉल्यूशन, MgSO4 तो बोलेंगे मैग्नीशियम का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तो अपन प्योर मेटल लेंगे विदाउट सॉल्यूशन, अकेला प्योर, और एक लेंगे मेटल जो होगा सॉल्यूशन फॉर्म में, तो सॉल्यूशन ऑफ बी। अब अगर ये इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर ये ए ज्यादा रिएक्टिव हुआ बी से, तो क्या होगा, बी तो अलग हो जाएगा, और जो और एक इसकी जगह ले लेगा बी की, तो किसका बनेगा सॉल्यूशन? ए का। तो बी तो वहां से हट जाएगा, और क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ बी, जिसको हमने चैप्टर 1 में ऐसे लिखा था कि ए ने बी को हटाया, तो ये लिखा ना बी और सी, तो ये है मेटल बी का सॉल्यूशन फॉर्म, किसी आपने जुड़ा हुआ है। तो ए ने बी को हटाया और खुद आ गया उसकी जगह, और बी वहां से हो गया। अगर ये इससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो का वो कुछ नहीं होने वाला। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं हुआ बी से, तो वो बी को हटा नहीं पाएगा, अगर ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो ही बी को हटा पाएगा। सो a metal which is more reactive
will displace the another metal from its solution. जो दूसरा मेटल सॉल्यूशन में है, ओके, तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा, खिसका देगा और खुद वहां लग जाएगा एंड फॉर्म द सॉल्यूशन. सो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. इसका बढ़िया एग्जांपल अभी हमने वो देखी रिएक्शन Fe प्लस CuSO4. अभी मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें देखोगे आप कि Fe Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है, ये Cu को अलग कर देगा तो Cu अलग हो गया और खुद इसकी जगह ले लेगा. SO4 वर्ग में वही रहेगा, इसकी जगह ले ली तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा Fe, क्या बन जाएगा FeSO4. तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जो कि होता है ब्लू कलर का, आफ्टर रिएक्टिंग फॉर्म आयरन सल्फेट दैट इज ऑफ ग्रीन कलर एंड कॉपर क्या होता है पूरा ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, पर ऐसा हर बार नहीं होता. अगर मैं आयरन की जगह गोल्ड लूं तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. मतलब ये का ही रहेगा. क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है. अब वो कम रिएक्टिव क्यों है, तो वो अब हम जजमेंट करेंगे एक सीरीज से, और उसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज. तो उस सीरीज में जो जितना ऊपर आएगा वो उतना ताकतवर, जो जितना नीचे आएगा वो उतना कम ताकतवर. तो अब आप उस सीरीज को पढ़ के खुद रिएक्शन का प्रेडिक्शन दे सकते हो कि कौन सी रिएक्शन में कौन किसको हटाएगा, कौन सी रिएक्शन हो सकती है नहीं हो. देखो ऑब्वियसली ये सब पे लागू नहीं होता है, ये सिर्फ मेटल की बात करेंगे. तो अगर और कंपाउंड आया तो वहां पे हम बात नहीं कर सकते. जैसे आपने दो एसिड को मिक्स किया, वी डोंट नो, ये सिर्फ मेटल और एक दूसरा मेटल जो सॉल्यूशन में हो उनके लिए लागू होता है. अब वो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे दिखती है आपको वो एज इट इज याद रखनी है. इसके आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे यूट्यूब पे इसको याद रखने के. ठीक है, पर्टिकुलरली मैं कोई ट्रिक याद रखता नहीं हूँ, मोबाइल में सब जाती है. ठीक है ना, आपको ट्रिक चाहिए तो आप देखना, आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे. जो आपको इजी लगे उससे याद करना, आपको याद होना चाहिए नंबर वाइज. पता है ना, हमने वो 9th में पढ़ा था, हलीना, हली बेबकनॉफ, नरेंद्र मगन, आलसी पीते शराब चलते अर तख्ता शक्ति विक्रम फिरोज वाला है कि नहीं है. तो वो जो शॉर्ट ट्रिक थी वो हमने वहां याद की थी. ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक अपना के रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेना. व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज is a series in which the metal are arranged in the order of their reactivity. ठीक है, यहां देखो बेटा, K Ca Mg Al, जैना. क्या दिक्कत है बेटा जैना और सुहानी को? नहीं पढ़ना है, जाओ बाहर. मजाक उसकी जगह कर ली ना अपन ने, तू नमा खाओगे इस बार. अब यहाँ देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. के पोटेशियम, NH कोई नहीं बोलेगा. हाँ, तू बता Ca, तू बता Mg, तू बता, तू बता, तू बता, तू बता, तू बता, तू बता, तू बता. मरकरी Hg. हाँ, पहली बार आया, याद रखेगा. Hg में मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड. ठीक है, तो ये अब सही से क्या मालूम पड़ता है. देखो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव ये, 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 उससे कम ये. मतलब ये हुआ, समझो कि मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास सॉल्यूशन था CuSO4, राइट. अब मैं यहां पे ऐसा कौन सा मेटल लिखूं जो Cu को लात मार के निकाल देगा. तो जो भी Cu के ऊपर है उनमें से मैं कोई भी यहां लिखूंगा ना, सब Cu को मार के निकाल देंगे. ऐसे कि वो सब जो इसके ऊपर होगा वो सब इससे मोर रिएक्टिव. समझ गए? नाउ यू कैन प्रेडिक्ट. ZL लगाओ, सर बिल्कुल ऊपर आ रहा है, भगाएगा.
ZnSO4 सर Mg लगाओ तो भगाएगा सर, ऊपर आता है Cu, समझ गए? यस, और Cu सर अगर Ag लगा दूं तो नो रिएक्शन, समझ गए? ये कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन होगा, होगी ही नहीं, राइट? चलो ये क्यों लेना? अच्छा अगर मैं MgSO4 लूं मेटल, उसका सॉल्यूशन, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। रुद्रा बता, अब मैं यहाँ कौन सा मेटल लिखूं? चल वो नहीं, बता रिएक्शन या नो रिएक्शन, और क्यों? तन्वी तो बता बेटा, क्या लगता है, रिएक्शन नो रिएक्शन? तन्वी आवाज आ रही है बेटा? हाँ बता बेटा, क्या रिएक्शन होगी? क्या पीबी एमजी को हटा पाएगा? इस टेबल को देख के बता। सानी बता, नहीं हटा पाएगा। जना बता, ये बता, नहीं हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। चेक करते हैं, एमजी के जो ऊपर आएंगे वही एमजी को यहां से हटा सकते हैं, जो एमजी के नीचे आएंगे वो उससे लेस रिएक्टिव है तो वो नहीं हटा सकते। पीबी जो है वो एमजी से नीचे आता है, नहीं हटा सकता, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, तन्वी अब बता, क्या अब रिएक्शन होगी? क्या एमजी हट जाएगा? रुद्रा तू बता, हट जाएगा? अब नहीं हटेगा ना? हाँ वेरी गुड। अक्कू तू बता, क्या बनेगा, बता अक्कू। Na प्लस एम जी। अच्छा एनसी का लिखो, एम जी का 2 3 1। मैं वही पूछ रहा हूँ, H2 में तो H में तो H2 लिखते हैं, O में O2 लिखते हैं, मेटल है, मैंने पहले ही बोला है, एम मेटल में अकेला लिखते हैं 1, नॉन मेटल होते हैं H2 N2 बार 2 लगाना पड़ता है, ठीक है? हाँ, मेटल में हमेशा अकेला, अभी भी गलत है, Na2 बेटा भूल गए, सोडियम में Na+1 SO2 वो क्रॉस होता है 9 का टेबल, अरे आके ना Na2SO4 बाद में बैलेंस कर लेना। बात समझ में आई? तो रिएक्शन होगा, डेफिनेटली होगा ना, यू कैन प्रिडिक्ट, राइट, कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई? ये यहाँ पे हमारी हेल्प कौन करता है? रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है? और ये आपकी टेबल में यहाँ पे दी हुई, जो आपको याद रखना है। इसके ऊपर अपन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा बनता है और बना भी हुआ है बोर्ड में, हाँ देखो इधर देखो, CuSO4, यहाँ पे एक बार लिखा था Ca, एल्यूमिनियम, जिंक, HgAu, जिसमें रिएक्शन होगी उसमें टिक मारना है, जहां पे नहीं होगा क्रॉस करना है। क्या Ca और इसमें रिएक्शन होगी? CaCuSO4 में, तो क्योंकि Ca जो है वो Cu के ऊपर आता है तो ये हटा पाएगा, रिएक्शन होगी, टिक, मतलब कलर चेंज होगा। रिएक्शन भाई CuSO4 का कलर क्या है? ब्लू, तो रिएक्शन होगी तो कुछ नया बनेगा, नया होगा तो कलर चेंज होगा, मतलब रिएक्शन होगी। Al में होगा कलर चेंज, ऊपर है तो होगा, Zn में होगा, हाँ ऊपर है तो होगा, Hg में होगा नहीं, और नहीं। yes. बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, ठीक है? तो ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे टेबल बना के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन तो कैसे आया था, ए हटा सकता है बी को, बात समझ में आ रही है? ए हटा सकता है बी को, सी भी हटा सकता है बी को, ओके? ए बी को हटा सकता है, सी बी को हटा सकता है, ठीक है? इसका मतलब नीचे कौन, सबसे नीचे कौन आएगा? बी, ठीक। फिर एक थर्ड शुरू दिया था कि ए सी को हटा सकता है, देखो
ये दोनों इसको हटा सकते हैं, तो ये सबसे कम रिएक्टिव नीचे। अब बचा कौन? ए और सी। अब देखो ए और सी को, ए हटा रहा है सी को, मतलब ए ज्यादा रिएक्टिव, सी कम रिएक्टिव, इसलिए सी नीचे ए ऊपर। ये हमने इसको जमा दिया एक सीरीज। इसकी रिएक्टिविटी में अरेंज कर दी, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे बड़े से छोटा, हाईली रिएक्टिव, सेकंड नंबर, थर्ड। बस समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हो ध्यान में। और यहाँ के ना हार्ड नहीं होते, शांति से करोगे तो हो जाए। क्लियर? बोलो, अरे भाई बोलो। इतना गुमसुम गुमसुम क्यों? अरे बोलो ना यार। हाँ। आपने अगर 9 की टेबल नोटिस की हो, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, अब मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछ लेना चाहिए था, बट आप में से किसी ने नहीं पूछा, तो मैंने बताया कि नहीं? अरे हाँ के ना, ठीक है, ऐसा। केमिस्ट्री में यही होता है, पर देखो कि भाई एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं और वो हमको याद ही रखना पड़ता है। हाँ, सबका आंसर होता है, ऐसे गप्पा नहीं होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो हट के बिहेव क्यों कर रहा है ना। पर ये अभी क्या, अभी इस लेवल पे वो इतना डीप में आता नहीं है कि उसके अंदर बहुत कुछ मालूम होना चाहिए, ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, उसके सब। अरे यार, ऐसा होता है, तो वो जो सब सब माइंड में होता है, तब हमको कारण समझ में आता है। वो आपके, जैसे आप नॉर्मली जब आप चीजों को ठंडा करते हो तो वो सॉलिड बनती है, और सॉलिड भारी होता है, वो डूब जाता है। पर बर्फ में ऐसा नहीं है। पानी जब ठंडा होके बर्फ बनता है तो बर्फ पानी पे तैरती है। मतलब सोचो, सॉलिड होने पे भी उसका भार कम हो गया। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करने का? ये तो हमारे कॉमन एक्सपीरियंस से अलग है। इसमें आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 11th में केमिस्ट्री में, एमओटी बोलते हैं उसे। हम उसको बोलते हैं एमओटी। सर इस बार एग्जाम में एमओटी आएगी, क्योंकि एमओटी क्यों बोलते हैं सर? एमओटी बोला सर, एमओटी एमओटी। सर वो सर हम थे छोटे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर समझ नहीं थी बचपन में। तो मेरा दोस्त, मतलब मेरा जैसे दोस्त था, तो उसकी चोटी थी, तो हम उसको बोलते ये चोटी, ये चोटी, ये चोटी। सर हम कुछ कहा था ये चोटी, मतलब सर मैंने एच ओ टी, हॉट बोला, हॉट, एच ओ टी, एच ओ टी। क्यों, लड़के नहीं हो सकते? बेटा बहुत से लड़के मिलते हैं ऐसे एलजीबीटीक्यू टाइप में, दे कैन बी हॉट। देखा नहीं बेटा, होता है वो जब वो रेलियां निकालते हैं, बाय गॉड, अच्छे खासे। नहीं नहीं, मेरा, देखो कोई सच में अगर ऐसा अंदर से फील नॉट बैड थिंग, पर कोई जबरदस्त, मतलब उनके चक्कर में बाकी दूसरे लोग भी जो ठीक ठाक है वो भी चले गए ऐसे से बन के। मतलब तुमको क्या हो गया भाई? ये गलत नहीं है, उनका जीवन है, कोई बुरी बात नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। पर दिक्कत और क्या होता है, दिक्कत और आती है जब आप थोपते, जैसे कि पता है जो किन्नर होता है, किन्नर, वो हमसे अलग क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर होता है या तो एक्स एक्स क्रोमोसोम या एक्स वाई क्रोमोसोम। किन्नर के अंदर में आ जाता है थर्ड क्रोमोसोम। तो वो उनके जेनेटिकली है, तो उनको भगवान ने दिया, राइट है, खराब नहीं है वो। पता है खराब क्या है? अब किन्नर लोगों ने अपना समाज बनने के लिए ना बहुत से बच्चों को वो उठा लेते हैं कहीं से भी, किसी घर से, और थ्रू मेडिकेशन दे मेक हिम किन्नर, और वो गलत है। मतलब आप चाहते हो कि सब आपके जैसे ही हो जाए, ये गलत। इसलिए कि कोई धर्म गलत नहीं है, गलत क्या है कि आप चाहते हो कि सब एक ही धर्म को कबूल कर ले। ये तो ना आज हो ना कल हो। मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपका फैसला आप लोगे, मेरा फैसला मैं दे चुका हूँ। तो ऐसी वाली बात है, ऐसा। तो वो गलत। सर इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने इसको बना दिया कि सबको ऐसा बनना चाहिए। अबे गजब क्यों? अबे मैं कितना अजीब है, कलर उठ के मैं पहन के और चनिया चोली ऐसे, और मैं तुमको ऐसे पढ़ा हूँ, ये सखी बोलना। कितना अजीब लोग है, सुहानी बोल।
आप बात नहीं मानोगे बेटा, इस माइंडसेट ने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा दिमाग खराब कर दिया कि एक कि थ्रू मेडिकेशन वी कैन बिकम एवरीथिंग। एक लड़का बन गया। हाँ, एक लड़की जो है वो खुद को बिल्ली मानती है, और बिल्ली मानती नहीं है, वो चलती है बिल्ली जैसे, बिल्ली जैसे कपड़े पहनती है, मियाँ मियाँ बोलती है। और उसके स्कूल में उसको कुछ नोबडी कैन, क्या कर रही, पागल होगी तू अरे तुझे नेचर ने क्या दिया? मैं मानता हूँ कि थ्रू मेडिकेशन यू कैन बिकम एवरीथिंग, पर आपको नेचर ने क्या दिया वो तो देखो। नेचुरली वो आप हो, अब जो आप बनोगे वो नेचुरल नहीं रहेगा, वो आर्टिफिशियल होगा, और वो खराब है। सोचो यार, अपने एफबीआई में सब मियाँ मियाँ घूम रहे हो तो यूं करके आप बेटा, आप इमेजिन करो कि एक दिन अपनी एक दिन दृष्टि लेट हो जाए और फिर यूं है यार कभी, कैसी लगे बेटा? मुंडी नीचे पिछवाड़ा ऊपर, ये जैसे रानू में चार आंखों में चलती है ऐसे। तू अच्छा बनेगी। कहने का अर्थ ये है कि, और ये और ये सिर्फ बेटा ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये बहुत ही प्लान तरीके से हो रहा है। एक कम्युनिस्ट लोग होते हैं, उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन, लोगों का डॉक्यूमेंट था, उन्होंने उन्होंने 1940s में 30s में लिखा था कि हम ऐसी ऐसी बातें लोगों के मन में डाल देंगे कि लोग अपना कॉमन सेंस ही खो देंगे, क्योंकि अचानक से बच्चे तो सोचते नहीं है। इलन मस्क जानते हो? इलन मस्क, उसके बेटे ने, आप बात ही मानोगे, दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, इतना प्रोग्रेसिव इंसान है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आता भी है, पर सोचो पूरे वर्ल्ड पे छा गया। वो उसके ऐसा बंदा ही आज तक कोई नहीं हुआ, वो जिस लेवल पे सोचता है। ठीक है, मतलब उसको किसी ने पूछा कि आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, जैसे कि आपको क्या मोटिवेट करता है 10th के लिए, जैसे वो पोस्टर, या फिर मम्मी आईफोन दे रही है, या फिर पापा ने बोला कि वहां लेके जाए, तो एक मोटिवेशन है, सो यू आर ट्राइंग टू पुश योरसेल्फ। उसको पूछा कि आपके लिए क्या मोटिवेशन है, जो उससे बात बोली, सच में वो समझना थोड़ा मुश्किल था, बहुत लेट समझ में आया। उसने बोला सॉरी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसने बोला कि सर आपका मोटिवेशन क्या है? बोला कि नहीं वापस मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रिपोर्टर गुस्से हो गया। उसने बोला गुस्से में तो आप, अगर कोई काम करना है तो करना है, मोटिवेशन क्या चीज इसके लिए? इंसान को मार्स पे जाना ही पड़ेगा, मोटिवेशन क्या चाहिए इसमें कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा? जाने नहीं जाओगे तो मर जाएंगे यहाँ पे। मेरे लिए कोई काम क्यों करना है? कि मेरी इच्छा थी, बस यही मेरा मोटिवेशन। मतलब निष्काम कर, फल मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। उसके बेटे ने अपना जेंडर चेंज कर लिया, कैन यू बिलीव? उसको मतलब उसके उनके कॉलेज में से बात चलती है कि हार्मोनल से हम कुछ भी बन सकते हैं ना। उसके अच्छा खासा बेटा ट्विटर का 100% मालिक है, इलन मस्क। मैं बता दूं आपको भी, उसको एक्स बोलते हैं। जो है स्पेस एक्स, टेस्ला, उसका मालिक है वो इलन मस्क। मतलब नहीं मालूम है उसके बारे में, बता दूं आपको। सोचो इतने बड़े इंसान के घर पे, मैं, मैं बात मैं जब मैं बड़ा बोलता हूँ तो मैं उससे ये नहीं मानता कि वो हमसे वो इंसान को हमसे बड़ा है, वो नहीं है, हमारे इक्वल है। जब मैं बड़ा बोलता हूँ इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, आप समझ गए? उसके घर में अगर ऐसा हो सकता है, जबकि वो इतना साइंटिफिक बंदा है, तो उसके घर पे कैसे माहौल होना चाहिए? फिर भी अगर ऐसी वाहियात चीजों के घर के अंदर, मैं ये, तो गलत ये नहीं है कि लड़का होना गलत है, लड़की, गलत ये है कि आप किसी के मन में ये बात फोर्सफुली एंटर करवा दो, और उसको बचपन से ऐसी बात सिखा सिखा के उसको कन्वर्ट करवा दो, ये गलत। लेट हिम डिसाइड इंडिपेंडेंटली, उसको बता दो कि सब हो सकता है, तू नेचुरली ये, एंड लेट हिम डिसाइड। ऐसा तो सब होता है बेटा, चिपस्टी उठाना मत ऐसे। अजीब लगी थोड़ा सा ज्यादा। फाइन, ओके, तो अब तो आज ये रुकते हैं, तो सेव कर लेते हैं। अब देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक